बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के लिए। इसमें हम बात करेंगे आपकी सेकंड बुक के चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जिसका नाम है भारत की विदेश नीति। ठीक है बच्चों, तो आपके इस चैप्टर से संबंधित पॉलिटिकल साइंस का आपका जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, इसके लिए जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके निकल सकते हैं इस चैप्टर से, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और ये वे क्वेश्चन होने वाले बच्चों जो आपसे हर बार पेपर में इस चैप्टर से पूछे जाते। ठीक है, यानी कि भारत की विदेश नीति चैप्टर के वे क्वेश्चन बच्चों जो हर बार प्रीवियस ईयर के जो ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम हो चुके हैं उसमें पूछे गए जो प्रश्न है उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आंसर आपको आसान तरीके से समझा दिया जाएगा। बस आपने करना क्या है, आज का जो हमारा ये एपिसोड है, ये जो वीडियो है, इसे कंप्लीटली एंड तक देखना है। ठीक है, और जब आप इसे कंप्लीट एंड तक देख लोगे तो आप ये पाओगे कि हाँ भाई वाकई में मेरी एग्जाम के लिए इस भारत की विदेश नीति चैप्टर की बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन तैयारी हो गई है, आसान तरीके से और कम समय में। ठीक है, देखिए ये जो वीडियो है वो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए होने वाली है और इंग्लिश के भी, तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखिए। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के आंसर। चलिए, पहला जो हमारा प्रश्न है वो ये बनेगा चैप्टर की इंट्रोडक्शन के संबंध में कि विदेश नीति किसे कहते हैं। ठीक, 1 मार्क्स में आ जाएगा। और नेहरू की विदेश नीति के जो मुख्य उद्देश्य हैं ये क्या थे। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि उद्देश्य क्या है और इसके सिद्धांत क्या है। देखो भाई, सिद्धांत जो है इसके बारे में अलग से आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, लेकिन जो उद्देश्य है वो अलग है, जो बेसिकली मेनली 3 उद्देश्य है उनको हम यहाँ पे समझ। ओके भाई, देखिए पहले हम ये समझते हैं कि आखिर विदेश नीति का क्या मतलब है। तो देखो, किसी एक देश का दूसरे देशों के साथ में आर्थिक तौर पे, ठीक है आपको मैं समझाता चलता हूं कि एक देश का दूसरे देशों के साथ में आर्थिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, ठीक है, सैनिक तौर पे और एक आ जाता है सांस्कृतिक तौर पे, इस आधार पे जो नीतियां अपनाई जाती हैं उसको बोलते हैं विदेश नीति। एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लेते हैं कि अभी के टाइम पे आप देखेंगे तो भारत की पाकिस्तान के लिए जो विदेश नीति है वो कैसी है, बहुत ही ज्यादा कठोर है। वहीं अगर आप दूसरी कंट्री देखते हैं, रूस की मैं बात कर लेता हूं, तो कैसी है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे कह सकते हैं कि लचीली है, चाहे आर्थिक मामले में हो, राजनीतिक मामले में काफी लचीली है। क्यों भाई, क्योंकि भारत की पाकिस्तान से कभी बनती नहीं है और उसके साथ में इसके व्यापार वगैरह होते रहते हैं, तो ये चीज है। तो वही चीज यहाँ पे कही जाती है कि एक कंट्री का दूसरे देशों के साथ में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सैनिक विषयों पर जो नीतियां अपनाई जाती है उसको विदेश नीति बोलते हैं। ठीक है भाई, आ गया समझ में अच्छे तरीके से। अब जो दूसरा पार्ट था कि नेहरू जी की जो विदेश नीति है इसके 3 बड़े उद्देश्य हैं वैसे। ठीक है, कौन सा। सबसे पहला उद्देश्य ये है कि कठिन संघर्ष से प्राप्त संपदा को बचाए रखना। जैसा कि आप सभी को पता है, अंग्रेजों ने तकरीबन 150 से 200 साल भारत पे राज किया, तो ऐसे में भारत को आजादी दिलाने के लिए कठिन संघर्ष किए गए, आंदोलन चलाए गए, बहुत सारे क्रांतिकारियों की मृत्यु हुई। तो ऐसे में जब हमें आजादी मिली है तो हम इसे बनाए रखना चाहते हैं, इसे दूसरी कंट्री को सौंपना नहीं चाहते थे। ठीक, दूसरा ये है कि क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। बेसिकली भारत जब आजाद हुआ था तो अराउंड 565 रियासतें थी, तो ऐसे भी ये कहीं टूट ना जाए, तो विदेश नीति का एक मेन उद्देश्य ये भी बना कि हमें अपने देश को जोड़ के रखना है। ठीक है भाई, और तीसरा ये है कि तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। आप सभी को पता है, एक कहावत है कि अंग्रेज जो थे जब भारत आए थे तो ये सोने की चिड़िया थी, और जब भारत को आजाद करके गए, छोड़ के गए, तब ये चिड़िया भी नहीं बची। सोना तो छोड़ ही दो, मिट्टी की लकड़ी कोई चिड़िया बची ही नहीं थी। ठीक है ना, एक तरीके से भारत को लूट के ले गए थे। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि अब जो देश है, ठीक है ना, उसका तेजी से विकास कैसे किया जाए, इस ये मेन उद्देश्य था इसका। ठीक है भाई, तो ये हो गए मेन उद्देश्य नेहरू की विदेश नीति की। अब ये जो उद्देश्य हैं इसको लेके कुछ मत शामिल आए। कुछ लोगों का कहना था, जैसे कि कुछ लोग जो थे जिसमें से नेहरू जी थे, इनका कहना था कि ये जितने भी हमारे उद्देश्य हैं इसको हम गुट निरपेक्षता की नीति के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लोग ये कहते थे कि भाई जो नेहरू जी हैं या फिर भारत की जो सरकार है, इससे अमेरिका से अपने संबंध अच्छे बनाने चाहिए। कुछ जो थे वो ये कहते थे कि भाई यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ से अच्छे संबंध बनाओ। तो यानी कि विदेश नीति क्या है, उद्देश्य क्या थे भारत की विदेश नीति के, और क्या मत यहाँ पे सामने आए वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से देख सकते हैं कि व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी। ठीक है ना, तो फॉरेन पॉलिसी क्या है, यहाँ से आप इतना पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक, दूसरा ये है कि राइट द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेहरूज फॉरेन पॉलिसी। नेहरूज फॉरेन पॉलिसी के मेजर 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ें। उसके बाद में जो डिफरेंट व्यूज हैं वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके बच्चों, समझ में आ गया आप सभी को। चलिए, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके सिद्धांत के बारे में है। तो भारत की विदेश नीति के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ठीक है बच्चों, अगर आप पिछले 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेंगे तो उसमें यह प्रश्न है, एज इट इज विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत
5 से 6 बार आ चुका है, जिसमें से कई बार तो 6 मार्क्स में आ चुका है, 1 से 2 बार 4 में भी आ चुका है, ठीक है ना। तो यानी कि 6 और 4 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए एक एक करके समझते हैं कि भारत की विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत क्या है। तो भैया सबसे पहला है गुट निरपेक्षता की नीति। बेसिकली देखो, जब भारत जो था, पहली क्या है बच्चों, गुट निरपेक्षता की नीति। भारत जब आजाद हुआ था, तो आजाद हुआ था उससे पहले भी और उसके बाद भी, ठीक है ना। भारत ने ये देखा कि भाई विश्व में ना दो महाशक्तियां हैं, एक एक है यूएसए और एक है यूएसएसआर। तो ऐसे में दो ही विकल्प हैं सभी के सामने कि वो या तो वो यूएसए में शामिल हो जाए या तो यूएसएसआर में। तो विश्व के समक्ष तीसरे विकल्प के रूप में गुट निरपेक्ष आंदोलन का निर्माण किया गया। इसके बाद जो भी कंट्री नई आजाद होती थी, वो यदि दोनों महाशक्तियों में नहीं मिलना चाहे तो इसमें मिल सकती, ठीक है ना। तो एक तरीके से विश्व के समक्ष तीसरे विकल्प के रूप में ये सामने आया था, ठीक है। तो पहला ये उद्देश्य, ये सिद्धांत हो गया। दूसरा सिद्धांत है बच्चों लोकतंत्र का सम्मान। बेसिकली देखो, भारत में जब अंग्रेजों ने शासन किया हो तब भी और आजाद कर दिया हो तब भी लोकतंत्र हमेशा मजबूत रहा। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेज जब शासन कर रहे थे तो उस समय लोकतंत्र बेशक से कुछ समय के लिए कमजोर हुआ, और एक टाइम और था जब 1975 से 77 तक ये लोकतंत्र कमजोर हुआ, लेकिन हमेशा से लोकतंत्र यहाँ पे कायम रहा है और समय समय पर ये और ज्यादा मजबूत होता रहा है, ठीक है भाई। दूसरी विशेषता। अब आती है तीसरी पार्ट। तीसरा है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध। सभी बच्चे इससे तो आसानी से रिलेट कर पाएंगे कि भारत ने हमेशा से साम्राज्यवाद का, उपनिवेशवाद का विरोध किया। क्यों भाई? क्योंकि भारत खुद इसका शिकार हो चुका है, ऐसी समस्याओं से जूझ चुका है, जैसे अंग्रेजों ने शासन किया था। इसीलिए भारत ने इंडोनेशिया को डचों से आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई। साथ ही दक्षिण अफ्रीका में जो रंगभेद की नीति थी, काले गोरों की नीति, इसका विरोध भी किया इसने विश्व के जरिए, है ना, विश्व में जो संगठन उसके जरिए। चौथा है बच्चों कि विश्व शांति और मित्रता को बढ़ावा देना। देखो, जब शीत युद्ध चल रहा था तो उस दौरान भारत ने बहुत से ऐसे प्रयास किए ताकि विश्व शांति कायम की जा सके, ठीक है। साथ ही साथ यूएनओ जो था, इसने बहुत से अपने सैन्य अभियान चलाए जिससे देशों में लोकतंत्र की स्थापना की जाए, साम्राज्यवाद उपनिवेश को खत्म किया जाए। तो ऐसे में भारत ने यूएनओ में अपनी शांति सेना भेजी थी ताकि ताकि वो विश्व शांति और मित्रता को बढ़ावा दे सके। और कई बार अंतरराष्ट्रीय जो मामले होते थे उस पर ये विरोध भी प्रकट करता था भारत, ठीक है ना। ये बात आ जाती है। पांचवा है बच्चों मानवाधिकारों का सम्मान, ठीक है ना। दैट मीन्स जब भारत आजाद हुआ तो आजादी के बाद में जब हमारा 1950 में संविधान बना तो ये देखा गया कि मौलिक अधिकार तो नागरिकों को दे दिए गए, ठीक है, लेकिन ये देखा गया कि अगर इन मौलिक अधिकारों को पूर्ति हमें सही तरीके से करनी है तो इन्हें कुछ मानवाधिकार भी दिए जाने चाहिए। तो मानवाधिकार दिए गए और इनका उल्लंघन ना हो इसके लिए, इसकी रक्षा के लिए मानवाधिकार आयोग भी बनाया गया जो कि दिल्ली में है, ठीक है। तो ये चीज है बच्चों। तो आप सभी को समझ में आ गया ना कि भारत की विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत क्या है। पहला गुट निरपेक्षता, लोकतंत्र, उसके बाद में साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का विरोध, विश्व शांति, मित्रता को बढ़ावा देना, मानवाधिकार का सम्मान। चलिए, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहां से देख सकते हैं कि डिस्क्राइब द मेन प्रिंसिपल ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो प्रिंसिपल नंबर 1, पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइजमेंट मूवमेंट, ठीक है। एंड द सेकंड कि रिस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है, रिस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेसी, पढ़ लीजिए इसे। एंड द थर्ड पार्ट इज दैट कि अपोजिशन एंड इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म, ठीक है ना, इसका बेसिकली क्या क्या विरोध किया था, ओके। उसके बाद में आता है चौथा कि प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड फ्रेंडशिप, प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड रिलेशंस, गुड रिलेशन कह सकते हो आप इसे। पांचवा है कि रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, ठीक है ना, एंड कंजर्वेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये भी आप कह सकते हैं, ओके बच्चों। देखिए यहां तक अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है ये आपके चैप्टर का अराउंड अभी से 20% भाग कंप्लीट हुआ है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है जो चीजें मैंने अभी तक आपको समझाई है, यदि आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करते चलिए, वीडियो को शेयर कर देना। और हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे मुझे अपना फीडबैक देके जरूर जाए, आगे चल के एक दो क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर भी देके जाइएगा, ठीक है बच्चों। और इंस्टाग्राम की आईडी हमारी, इसे आप फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को आप सभी बच्चे जरूर ज्वाइन करो। अरे सर जी, एक ही साथ क्या क्या बता दिया आपने, लाइक करो शेयर करो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये बेसिकली छोटा सा एक क्वेश्चन है, इसे आप छोटा भी कह सकते हैं, बड़ा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो ज्यादातर आपसे 4 मार्क्स में आया है, ठीक है ना। ज्यादातर 4 मार्क्स में, एक ही बार ये 6 मार्क्स में आया, बाकी 3 से 4 बार 4 मार्क्स में आया। प्रश्न है कि भारत और चाइना के बीच में सीमा विवादों का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। नहीं, ये क्वेश्चन जो वो 6 मार्क्स में नहीं आया भाई, ये 2 मार्क्स में आया है ज्यादातर, या 4 मार्क्स में आया। 6 मार्क्स में तो वो आया है आपका जो 1971 का युद्ध हुआ था ना,
सॉरी 1962 का जो युद्ध होता है भारत चाइना का, वो आया 6 मार्क्स में, ठीक है। ये 2 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन। प्रश्न क्या है हमारा कि भारत और चाइना के बीच में जो सीमा विवाद है हमें ये समझाना है, और ये इस क्वेश्चन को अलग से पूछा जा सकता है कि भारत के पूर्व तथा पश्चिमी सीमा विवादों का वर्णन कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए समझते हैं। बेसिकली देखो, भारत और चाइना के बीच में मुख्य विवाद जो है वो बेसिकली 3 तरीके के हैं। सबसे पहला विवाद है जम्मू कश्मीर के लद्दाख को लेकर, दूसरा विवाद है आक्साई चीन को लेके, और तीसरा विवाद है अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है नेफा यानी कि उत्तरी पूर्वी सीमांत, इसको लेकर विवाद है। ठीक है, बेसिकली विवाद क्या है? विवाद ये है कि चाइना जो है वो भारत पे ये आरोप लगाता है कि ये जितने भी एरिया है जिसको लेकर विवाद है भारत चाइना के बीच में, कि ये जो एरिया है इनकी जो सीमा बताई गई है ना, वो अंग्रेजों ने बनाई थी, जो कि हम नहीं मानते हैं। ठीक है, लेकिन चाइना क्या कहता है, हम नहीं मानते इस बात को कि अंग्रेजों ने ये जो सीमा बनाई है गलत है, इसका दोबारा से रिन्यूअल किया जाना चाहिए। ठीक है, अब भारत इस बात को मानता नहीं है। भारत कहता है भाई जो हो चुका वो हो चुका, अब चेंज हम करेंगे नहीं। ठीक है, कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं कि एक पेन चलाया और हो गया काम। ठीक है ना, बहुत विरोध होता है इस चीजों का। तो ऐसे में चाइना ने क्या किया, बात नहीं मानी भारत ने। तो चाइना ने 1957 से 1959 के बीच में आक्साई चीन के कुछ क्षेत्र पर इसने कब्जा कर लिया। ठीक है, कब्जा कर लिया, लेकिन भारत से हटाने में असफल रहा जब ये हुआ था उस टाइम पे। ठीक है ना, तो जब ये रहा, बेसिकली अगर आपको याद हो, वैसे अगर आपने भाई चैप्टर नंबर 2 पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि 1957 में पूर्ण तरीके से सरकार जब नहीं बनती है कांग्रेस की, वैसे तो लोकसभा में बहुमत मिल जाता है इसको, ठीक है ना, लेकिन कुछ कंट्रीज जो होती, सॉरी कंट्री नहीं, जो स्टेट्स होते हैं वहां पे इसकी सरकार नहीं बनती, तो उसी का फायदा उठा के चाइना जो है अक्साई चीन पे इसीलिए क्या करता है, कब्जा कर लेता है। ठीक है ना, तो ये चीज आ जाती है। तो भाई इस बात को लेके कभी संघर्ष होते रहते हैं, सीज फायर होती रहती है, छोटी गोलाबारूद चलता रहता है, छोटी मोटी लड़ाइयां होती रहती हैं, और ये जो समस्या है ना, ये सुलझी नहीं है अभी तक, ये हमेशा बढ़ती ही चली जाती है। ठीक है, आगे समझ में भाई, सिंपल सा 2 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका ये। नेक्स्ट बात करते हैं जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के उनके लिए। प्रश्न है डिस्क्राइब द बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, एंड द क्वेश्चन दैट कि डिस्क्राइब द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर डिस्प्यूट ऑफ इंडिया विद चाइनास कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, आप इसे पढ़िए। नेक्स्ट बात करते हैं, अब जो हमारा प्रश्न है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आने वाले बच्चों, इसलिए देखिए एक तरीके से पर्दा जैसा खोल रहा है कि नाटक होने वाला है। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। प्रश्न हमारा ये है कि भारत तथा चाइना के बीच में 1960 के दशक में हुए युद्ध का वर्णन कीजिए। ठीक है ना, ये प्रश्न 6 मार्क्स में आता है ज्यादातर। उसके बाद चाइना तथा तिब्बत की समस्या का वर्णन करते हुए इसने भारत की भूमिका का वर्णन कीजिए। यानी कि सिंपल सा हमें क्या बताना है कि 1962 का भारत चाइना का जो युद्ध हुआ था वो हमें समझा। ठीक है बच्चों, आइए समझते हैं। इसलिए भारत चाइना युद्ध 1962 या फिर कह सकते हो तिब्बत की समस्या। तो शुरुआत से मैं आपको कहानी समझाऊंगा एकदम बेसिक से कॉन्सेप्ट से, तो आप जब कहानी समझेंगे तो आप युद्ध भी समझ जाएंगे आसान तरीके। ठीक है, देखो हुआ क्या था कि 1950 में चाइना ने तिब्बत पे हमला कर दिया। ठीक है, आक्रमण कर दिया और तिब्बत पे कब्जा करके ये घोषित कर दिया कि भाई तिब्बत जो है वो चाइना का हिस्सा। ठीक है, लेकिन तिब्बत के जो लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि हम चाइना का हिस्सा नहीं है, हम एक अलग कंट्री है। लेकिन भाई विरोध होता रहा, चाइना ने तो घोषित कर दिया भाई ये तो हमारा हिस्सा है। तो ये जब समस्या बढ़ने लगी वहां पे, ठीक है, कभी कभी छोटे मोटे आंदोलन होते रहते थे चाइना के सैनिक और वहां की जनता के बीच में, तो समस्या थोड़ी और ज्यादा विकराल हुई, बढ़ने लगी। तो 1956 में चाइना के जो प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई, ठीक है, और तिब्बत के जो धार्मिक गुरु थे दलाई लामा, याद रखेंगे 1956 में चाइना के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई, तिब्बत के धार्मिक गुरु दलाई लामा, इन्होंने क्या किया, भारत की यात्रा की, भारत के दौरे पे आए, और जब भारत का दौरा किया कुछ जगह पे घूमे, और फिर फाइनली नेहरू जी से बात की कि भाई ऐसी ऐसी समस्या आ रही है, आप इसे सुलझा सकते हो क्या। बेसिकली नेहरू जी ने पता है क्या कहा, हम खुद अभी अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। हालांकि नेहरू जी ने डायरेक्ट ये नहीं कहा कि हम जो है आपकी मदद नहीं करेंगे, लेकिन होता है ना कि बातों ही बातों में जहर घोल लेना। ठीक है, तो नेहरू जी ने बातों ही बातों में मना कर दिया था इस बात के लिए कि हम भाई आपकी मदद नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो वापस चले गए, और जब वापस गए तो जो तिब्बती लोग थे, अब ये जो चीनी शासक थे, ठीक है, चीनी सैनिक थे, इनकी कार्रवाई बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी, तो भाई तिब्बती लोगों ने चीनियों का कर दिया बहुत ज्यादा विरोध। तो ऐसे में चाइना ने एक बहुत ही खतरनाक नीति अपनाई, दमनकारी नीति अपनाई, बहुत ही एक तरीके से हम कह सकते हैं कि खून खराबे वाली नीति अपनाई। ठीक है, जिसमें हजारों की संख्या में तिब्बती लोग मारे गए, तिब्बती सेना मारी गई, और ऐसे में बहुत लाखों की संख्या में जो तिब्बती लोग थे वो शरणार्थी के रूप में भारत आने के लिए मजबूर हो गए, भारत आने के लिए, भारत में रहने के लिए मजबूर हो गए। और मोस्टली जो तिब्बती शरणार्थी आए थे वो कहां रहने के लिए मजबूर हुए, दिल्ली में। ठीक है, और जब ये आ रहे थे तो ऐसे में
1959 में दलाई लामा ने भारत में शरण मांगी और नेहरू जी ने शरण दे दी थी। तो ऐसे में चाइना ने भारत पे ये आरोप लगाया कि भारत और चाइना के बीच में एक समझौता हुआ था, पंचशील समझौता, जिसमें ये कहा गया था कि कोई भी एक दूसरे की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन भारत ने दलाई लामा को शरण दी, जो कि चाइना का एक राजनीतिक निजी मामला था। तो इसीलिए चाइना ने भारत पे कर दिया आक्रमण और फाइनली 1962 में क्या हुआ कि भारत और चाइना का युद्ध हो गया। और इस युद्ध से भारत को बहुत ही गहरा धक्का लगा। क्यों भाई? क्योंकि 1960 के आसपास ही भारत में अकाल पड़ना शुरू हो गया था, ठीक है। और इसी टाइम पे आप देखेंगे तो ठीक 2 से 3 साल बाद जो है भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है। तो ऐसे में ये 62 का जो युद्ध था ना, ये अर्थव्यवस्था की नींव हिलाने वाला युद्ध था, ठीक है। समझेंगे आगे ध्यान से। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के यहाँ से देख सकते हैं कि डिस्क्राइब द वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन द 1960s। उसके बाद में इंग्लिश में अलग तरीके से आएगा कि डिस्क्राइब द प्रॉब्लम ऑफ चाइना एंड तिब्बत एंड इंडियाज रोल इन इट। तो क्या है भाई प्रॉब्लम एंड इंडिया का रोल क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे के सारे पॉइंट, ठीक है। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा, ये तीसरा और इसमें चौथा पांचवा दोनों ऐड, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो ठीक इसी के पार्ट वाला प्रश्न है कि 1962 के भारत और चाइना के युद्ध के क्या परिणाम निकले, है ना। तो जब युद्ध होता है तो उसके भाई बहुत से परिणाम निकलते हैं और बहुत से परिणामों क्या परिणाम सामने लाएंगे देखते हैं भाई। पहला जो परिणाम है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि धूमिल हुई। यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अगर आप देखें तो भारत की छवि इससे पहले काफी अच्छी थी। हालांकि पाकिस्तान में जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का 1948 का, उससे ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन इस 62 के युद्ध से काफी ज्यादा छवि जो थी वो खराब हुई, ठीक है। बेसिकली अमेरिका और ब्रिटेन दोनों से भारत ने सैन्य की मदद की गुहार लगाई, ठीक है ना। 1962 का जो युद्ध हुआ था भारत ने ब्रिटेन से और अमेरिका से मदद मांगी थी इसलिए, ठीक है ना। तो इसलिए छवि और ज्यादा धूमिल हो गई, खराब हुई। तीसरा ये कि भारत ने ये देखा कि भाई अब हम जो है कि हमारे पास शक्ति तो कम है, सैन्य शक्ति, तो इसीलिए भारत ने अपनी सैन्य क्षमता 1962 के इस युद्ध के बाद में बढ़ानी शुरू कर दी थी, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे क्या हुआ कि 1962 में ही तत्कालीन जो रक्षा मंत्री थे जिनका नाम था वीके कृष्ण मेनन, ठीक है, वीके कृष्ण मेनन, इन्होंने मंत्रिमंडल को ही छोड़ दिया, ठीक है ना। ये कहा कि गवर्नमेंट ने फालतू में ये जो युद्ध ले लिया है, ठीक है, ये लेना नहीं चाहिए था और इसी के विरोध में इन्होंने क्या किया, मंत्रिमंडल को छोड़ दिया, ठीक। और पांचवा ये है कि कुछ प्रमुख सैन्य कमांडरों ने, ठीक है, इस्तीफा दे दिया या तो उन्होंने अवकाश ग्रहण कर लिया, क्योंकि इस समय भारत की जो सैनिक स्थिति थी, सैनिक जो छवि थी वो बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। इसीलिए जो रक्षा मंत्री थे वीपी कृष्ण मेनन, ठीक है, कुछ सैन्य कमांडरों ने या तो इस्तीफा दे दिया या तो पद ही छोड़ दिया या तो अवकाश दे दिया, ठीक। छठा ये कि भाई भारत का एक जो राष्ट्रीय स्वाभिमान था, यानी कि भारत की राष्ट्रीय जो छवि होती है, भारत का जो राष्ट्रीय एक औहदा होता है, उसको भी ठेस पहुंची थी, ठीक है ना। लोग जो थे वो इससे काफी ज्यादा नाराज हुए थे, ठीक है। इसीलिए राष्ट्र की भावना जो थी वो क्या हुई, बेसिकली एक तरीके से हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्वाभिमान को चोट जरूर पहुंची, लेकिन जो देश के प्रति भावना लोगों की वो बहुत ज्यादा बढ़ी, ठीक है। सातवां ये कि आर्थिक विकास की नीति काफी धीमी होगी, क्योंकि इसके बाद में आपने देखा होगा कि 3-3 साल की जो एक पंचवर्षीय योजनाएं होती है वो बनाई गई, ठीक है ना, एक वर्षीय योजनाएं बनाई। आठवां ये कि 1962 के बाद में भारत ने इसके पास जितने भी संसाधन थे उन सभी संसाधनों को, मेनली जो सीमित संसाधन थे रक्षा वाले, उन्हें अच्छे तरीके से कैसे उपयोग किया गया उस तरीके से उपयोग करना शुरू कर दिया। और नौवां, भारत ने अपने सैन्य ढांचे का आधुनिकीकरण शुरू कर दिया, यानी कि उसने अपने सैन्य मामले में आधुनिक से आधुनिक चीजें, हथियारों को यूज करना शुरू कर, ठीक है। तो ये परिणाम थे। देखिए परिणाम जो है वो आपसे ज्यादा से ज्यादा 4 मार्क्स में आएंगे। तो टोटल मैंने 9 बताए हैं, आप इसमें से 5 से 6 ज्यादा से ज्यादा याद कर लो, ठीक है भाई, ओके। तो ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहां से देख सकते हैं कि व्हाट वाज द रिजल्ट्स ऑफ द इंडिया चाइना वॉर या फिर इंडो चाइना वॉर 1962, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट्स हैं और आप इसे इजीली यहां से रीड आउट कर सकते हैं, ओके बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो प्रश्न है बच्चों ये ज्यादा से ज्यादा आपसे 2 मार्क्स में आएगा, ठीक है। 2 मार्क्स का ये प्रश्न है आपका। देखिए प्रश्न क्या है कि 1962 के भारत चीन संघर्ष या फिर भारत चाइना का जो युद्ध था इसका असर विपक्षी दलों पर भी हुआ, ये हमें बताना है। विपक्षी दल यानी कि जो अन्य जो पार्टीज थी उन पे क्या इसका असर हुआ। तो बेसिकली इस युद्ध के बाद में, ठीक है, जब ये युद्ध होता है 1962 का, तो इसके बाद में
चीन और सोवियत संघ के बीच में भारत में जो मतभेद थे वो और ज्यादा बढ़ने लगे। इसीलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यानी कि जिसे हम बोलते हैं माकपा, तो याद रखेंगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो थी इसको हम बोलते हैं माकपा, नहीं बेसिकली भाकपा है ये, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, एक सेकंड, कहां जा रहा है भाई, हाँ इसको बोलते हैं, अरे फिर से जा रहा है, हाँ ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाकपा, जो हमारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इस युद्ध के बाद में बेसिकली बहस छिड़ गई, ठीक है। अब जब बहस छिड़ी तो इसमें दो खेमे डिवाइड होने लगे, एक खेमा जो सोवियत संघ का पक्षधर था वो भाकपा बन गया, और वो खेमा जो बेसिकली चीन का पक्षधर था वो आगे चल के क्या बन गया, माकपा, CPIM बन गया, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, इसीलिए इसको बोलता है माकपा, ठीक है। और चाइना जो है इस युद्ध में माकपा के कई नेताओं को चीन का पक्ष लेने के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया, ठीक है। आप देखा होगा कि जब भी कोई युद्ध वगैरह होता है तो ऐसे में कोई यदि पार्टी विदेश जो दूसरी कंट्री होती है हमारी विरोधी होती है, अगर उसका पक्ष ले लेती है तो गवर्नमेंट ऑटोमेटिक उसको गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि वो देश के अहित की बात है, ठीक है ना। तो ये चीज है, ओके भाई। तो क्या समझ में आया कि भारतीय कम्युनिस्ट जो पार्टी थी भाकपा, ये दो पार्टी में डिवाइड हो गई, सोवियत खेमा वाला भाकपा ही बना रहा, और जो चीन का पक्षधर थी वो माकपा बन गई, ठीक है ना, CPIM बन गई। ओके बच्चों, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के यहां से पढ़ सकते हैं कि दी सिनो इंडिया कॉन्फ्लिक्ट, सिनो नहीं चाइना है बेसिकली, ठीक है ना, दी चाइना इंडियन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 1962 हैड एन इंपैक्ट ऑन द अपोजिशन पार्टीज एज वेल, ठीक है ना। तो करेंगे एक्सप्लेन कैसे, इस तरीके से, ओके। नाउ अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जो कि है पाकिस्तान के बीच। तो प्रश्न हमारा ये है बच्चों कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच में ये जो 1965 का युद्ध हुआ था, ये था क्या, बेसिकली हुआ क्यों था, इसका आपको परिणाम भी बताना है, ठीक है। क्यों हुआ था ये भी 4 नंबर में आता है, परिणाम भी 4 नंबर में आते हैं, और दोनों मिला के आपसे 6 मार्क्स में पूछा जाए, ठीक है। तो आइए ध्यान से समझेंगे। तो लिखेंगे आंसर कुछ इस तरीके से, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965, ओके। चलिए ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले ये है कि भाई जब हमने देखा था कि 1947 में भारत और चाइना के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध छिड़ा था, ठीक है, लेकिन ये पूर्ण नहीं हुआ, जो कि 1948 में हुआ था। हालांकि 1947 से इसकी जड़ें उभर चुकी थी, लेकिन पूरी तरीके से 1940 में ये युद्ध हुआ था, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा युद्ध हो गया हो, छोटा मोटा युद्ध हुआ था, ठीक है ना, 1948। दूसरा जो है 1965 में क्या हुआ कि अप्रैल महीने में पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ इलाके के रण तथा अगस्त सितंबर के महीने में कश्मीर में बड़े पैमाने पर हमले कर दिए। अब क्यों किए भाई ये तो वही जाने, ठीक है ना। बेसिकली देखो हुआ क्या था 1965 के अप्रैल महीने में पाकिस्तान ने कहां पे हमला किया, गुजरात के कच्छ इलाके के रन एरिया में, और दूसरा इन्हें अगस्त सितंबर, अब जो 1965 का अगस्त सितंबर है, इसमें जो कश्मीर था यहाँ पे हमला कर दिया। बेसिकली पाकिस्तान ये हमला भारत पे इसलिए करवाना चाहता था ताकि वो ये देख सके कि कश्मीर के जो लोग हैं उससे समर्थन देते हैं या नहीं, लेकिन जनता ने उसका समर्थन नहीं किया। नहीं तो गुजरात में, हाँ पाकिस्तान में कुछ उग्रवादी होंगे उन्होंने कर दिया होगा, लेकिन जो असल में हिंदूवादी आबादी थी उसने ऐसा नहीं किया, ठीक है। अब इसी दौरान भारत और पाकिस्तान के इस विवाद को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री जी थे। आप सभी को पता है 1964 में जो जवाहरलाल नेहरू जी थे इनकी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद में फिर प्रधानमंत्री बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री ने इस युद्ध में जवाबी कार्रवाई करते हुए क्या किया, अपनी सेना आगे भेजी, और ये पंजाब की सीमा की तरफ से जवाबी हमला करते 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 कहां तक पहुंच गई, लाहौर तक। और जब पाकिस्तान ने देखा अरे भैया ये तो लाहौर तक पहुंच गए हैं, अब क्या करें, तो पाकिस्तान ने एकदम से अपनी सेना पीछे हटा दी, ठीक है। और फिर ये देखा गया कि पाकिस्तान थोड़ा कमजोर हो रहा है, तो ऐसे में यूएनओ ने किया अपना हस्तक्षेप और इस युद्ध को समाप्त कर दिया, ठीक है। तो ये आपको युद्ध समझ में आ गया ना, कहां कहां पे किया था और कैसे कैसे। तो आप सभी को पता है कब कब, अप्रैल में किया था गुजरात के कच्छ इलाके में, अगस्त सितंबर में किया था कश्मीर में, ठीक है ना। और फिर लाल बहादुर शास्त्री जी ने जवाबी कार्रवाई की, पंजाब की तरफ से लाहौर की तरफ बढ़े, पाकिस्तान थोड़ा सा डरा, और इसके बाद में यूएनओ जो था उसने हस्तक्षेप किया और ये समाप्त हो गया। अब जब ये युद्ध हो जाता है तो उसके बाद में इसके भारत और पाकिस्तान की युद्ध 1965 के क्या परिणाम निकलते हैं उसको ध्यान से समझिए। बेसिकली सबसे पहला परिणाम ये निकलता है कि 1965 के इस युद्ध थे
भारत को बहुत ही ज्यादा सैन्य और आर्थिक हानि पहुंचती है। क्यों भाई? क्योंकि अभी हम 1962 के भारत चाइना युद्ध से उलझे निकले ही नहीं थे अच्छी तरीके से, मजबूत भी नहीं हो पाए थे, उधर एक और युद्ध का झटका लग गया, तो इसीलिए आर्थिक तौर पे और सैन्य तौर पे बहुत ज्यादा हानि हुई भारत। ठीक है, और जब ये युद्ध होता है तो बेसिकली इसको समाप्त करने के लिए, शांति वार्ता के लिए 1966 में ताशकंद समझौता होता है। ठीक है, क्या होता है? ताशकंद समझौता। भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जो थे और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान, इन दोनों के बीच में ये समझौता। ठीक है, तीसरा ये कि ये देखा गया कि भाई भारत के पास में आधुनिक बेसिकली सैन्य उपकरण नहीं थे, तो इसलिए भारत ने अपने सैन्य ढांचे का आधुनिकीकरण करना शुरू कर दिया। चौथा ये कि 1962 में जब भारत चाइना का युद्ध हुआ, तो इसीलिए भारत ने 1962 में रक्षा उत्पाद विभाग को बढ़ावा दिया, और 1965 में जब ये युद्ध हुआ तो इस रक्षा पूर्ति विभाग की स्थापना की गई, यानी कि कभी जब ऐसा हमला हो जाए, ठीक है ना, तो उसके उत्पाद भी किया जा सके, यानी कि उत्पादन किया जा सके तेजी से, और उसकी आपूर्ति भी की जा सके। पांचवा है बच्चों पंचवर्षीय योजना। बेसिकली देखो, आप सभी को बताया पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक चली। ठीक है, उसके बाद में दूसरी जो थी वो 56 से लेके 61 तक चली। ठीक है ना, लेकिन 61 से लेके बेसिकली अगली जो चलनी थी वो कब से चलनी थी? 61 से लेके बेसिकली हाँ 66 तक चलनी थी, लेकिन ये 66 तक नहीं चली। क्यों भाई? क्योंकि यहां पर एक वर्षीय योजनाएं बनाई गई थी। ठीक है ना, क्योंकि इतना बजट तो था नहीं इंडिया के पास में, तो इसीलिए एक वर्ष की योजना बनाई गई थी। फाइनली जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी पूर्ण तरीके से वो 1969 में शुरू हो सकी। ठीक है, और आगे ये भी आ जाएगा कि जब भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो युद्ध के बाद में भारत का रक्षा व्यय बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इनकी रक्षा के मामले में भारत को और ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत थी। ठीक है, अब जब ये भारत ने देखा कि ये यहाँ पे फालतू में युद्ध वगैरह करता रहता है हमारे साथ में, तो इसीलिए पता है भारत ने क्या किया 1996 में, इससे MFN यानी कि सर्वाधिक वरीय राष्ट्र, यानी कि भारत के लिए सबसे अधिक इंपॉर्टेंट राष्ट्र जो है उसका दर्जा भी पाकिस्तान से छीन लिया। कहा अब तुम हमारे लिए सबसे अहम राष्ट्र नहीं हो, जाओ, हमारे लिए तुम्हारा कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, तो ये दर्जा भी छीन लिया। हालांकि ये पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ये आप 1971 का युद्ध में भी डाल सकते हो। ठीक है ना, बेसिकली क्या है कि जब आपको कॉन्सेप्ट याद होगा ना तो अच्छे तरीके से आप करोगे, तो आपको सारी चीज समझ में आ गई ना कि 1965 के युद्ध के परिणाम और 1965 के युद्ध किस तरीके से संभव हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, सारी चीजें। ओके, चलिए अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहां से देख सकते हैं, डिस्क्राइब द 1965 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड राइट इट्स रिजल्ट। तो 1965 में इंडिया और पाकिस्तान वॉर जो हुआ था ये कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, कहां से कैसे फैला था, सारी चीजें आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, एंड दूसरा कि रिजल्ट ऑफ इंडिया पाकिस्तान वॉर 1965 कैसे लिखेंगे, ये आपके सामने सारे के सारे पॉइंट्स हैं, इन सभी को आप रीड आउट कीजिए और यहां से समझ लीजिए। ओके, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये प्रश्न जो है बेसिकली छोटा सा प्रश्न है, और ये प्रश्न रेयर केस में पूछे जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स का प्रश्न। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 51 है ये इसमें क्या वर्णित किया जाता है, क्या है बेसिकली ये। ठीक है ना, तो देखिए भारतीय संविधान का जो अंतरराष्ट्रीय ये जो अनुच्छेद 51 है, इसमें अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बढ़ावे के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ये कहा गया, क्या कहा गया, बेसिकली याद रखें कि ये जो अनुच्छेद आपका 51 है ना, इसमें ये कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ाने के लिए और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए राज्य को जो नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं उसमें राज्य को कुछ जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। जैसे सबसे पहली जिम्मेदारी ये सौंपी गई है कि राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने में मदद करेगा। दूसरा, राष्ट्रों के बीच में न्याय संगत और सम्मान पूर्वक जो संबंध है इनको बनाए रखने का प्रयास करेगा। साथ ही जो संगठित लोग हैं हमारे देश के साथ में वे एक दूसरे के साथ में सही से व्यवहार करेंगे, अंतरराष्ट्रीय विधि और जो संधि होंगे उनके माध्यम उनका आदर करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, और साथ ही अंतरराष्ट्रीय विवादों के मध्य निपटारा करेंगे, उसको प्रोत्साहन देने का प्रयास करेंगे। यानी कि अनुच्छेद 51 क्या कहता है, ये कहता है कि भारत की अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए राज्य जो है इसे नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में कुछ बातों को यहाँ पे ध्यान में रखना है, जो कि टोटल 4 बातें हैं। ठीक है, वो 4 बातें क्या है
वो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको भी समझा दिया। ठीक है, चलिए, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के यहाँ से देख सकते हैं कि डिस्क्राइब द आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या है भाई, आप यहाँ से पढ़िए और इसके आंसर कहाँ से रीड आउट कर लीजिए। ओके, आप समझिए अच्छे तरीके से। चलिए आगे बात करते हैं। ओके, ये लाइक शेयर सब्सक्राइब फिर से आ गया, कोई नहीं, अगर आपने लाइक नहीं किया तो कर दो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करोगे तो और मोटिवेशन बढ़ेगा, और कमेंट करेंगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा, आपकी फीडबैक का हमें इंतजार रहता है। ठीक है, अब बेसिकली एक चीज मैं आपको बता देता हूं। अब हम बात करेंगे भारत की जो परमाणु नीति है ना, ठीक है, भारत की परमाणु नीति के संबंध में 3 क्वेश्चन, जिसमें 4 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चन बन जाएंगे और 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन बन, 3 क्वेश्चन होने वाले हैं, ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन ये है कि भारत जो है वो एक सफल परमाणु परीक्षणित देश है, भारत की परमाणु नीति का वर्णन करो। ठीक है ना, क्या बताना है हमें कि भारत की जो परमाणु नीति है, आपको ये बतानी है कि ये विकसित कैसे हुई थी, या फिर भारत जो है वो एक सफल परमाणु परीक्षण देश कैसे बना था, ये आपको कहानी समझ। ठीक है भाई, आइए समझते हैं। बेसिकली देखो, जवाहरलाल नेहरू जी ने ये देखा जब भारत आजाद हुआ कि भारत को उसके जो पड़ोसी देश है इससे थोड़ा खतरा है, तो ऐसे में नेहरू जी ने ये विश्वास जताया कि हमें विज्ञान के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और ज्यादा यदि विकास करना है तो हमें परमाणु हथियारों की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये इनकी सोच थी कि हमें परमाणु हथियार अपने पास रखने चाहिए। अभी तक कदम नहीं उठाए गए थे, शुरुआत जो इसके कदम उठाने की वो होती है 1940 के दशक में। बेसिकली 1940 के दशक के अंतिम सालों में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था होमी जहांगीर भाभा। इनके नेतृत्व में भारत की परमाणु नीति के लिए कुछ कदम उठाए जाने शुरू हो गए थे। ठीक है ना, जब ये देखा गया कि हमें कदम उठाए जाने चाहिए, तो मेन उद्देश्य पता है क्या था भारत की नीति, परमाणु नीति का, कि भारत शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए, ठीक है, शांतिपूर्ण उद्देश्य जैसे कि बिजली बनाना, मशीनों को ऊर्जा देना, और साथ ही किसी दूसरे देश से अपनी आत्मरक्षा के लिए परमाणु हथियार नहीं बनाना चाहता था अभी भी, वो सिर्फ अणु ऊर्जा बनाना चाहता था, परमाणु ऊर्जा नहीं। ठीक है, अब परमाणु परीक्षण कैसे ये करता है, तो बेसिकली भारत ने मई 1974 में, कब, मई 1974 में पहला अपना परमाणु परीक्षण किया पोखरण में। ठीक है, इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में, जो कि सफल नहीं हो पाया। ठीक है, उसके बाद में 1998 में एक बार दोबारा से पोखरण में फिर से एक परमाणु परीक्षण किया, और ये जो दूसरा परमाणु परीक्षण था ये सफल हो गया था। ठीक है, और उसके बाद में फाइनली भारत जो था ये एक परमाणु संपन्न देश बन गया। पहला जो था वो असफल रहा, लेकिन दूसरा सफल हो गया। ठीक है, अब इससे ना पाकिस्तान को ना थोड़ी अटपटी लगी ये बात, तो पाकिस्तान ने भी अपना परमाणु परीक्षण कर लिया। ठीक है, अब जब भारत ने परमाणु परीक्षण बेसिकली करने ही वाले थे 1974 में, तो इसने क्या किया कि भारत ने 1968 की जो परमाणु अप्रसार संधि थी इस पे हस्ताक्षर नहीं किया। ठीक है, और ना ही तो 1995 की जो व्यापक परीक्षण निषेध संधि थी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टमेंट ट्रीटी, सीटीबीटी, ना ही तो इस पे हस्ताक्षर किया। क्यों भाई, क्योंकि भारत ये कहता था कि ये जितनी भी संधियां हैं ये विकासशील देश, जो विकसित देश हैं, इन्होंने बनाई है, जिनके पास ऑलरेडी ऊर्जा है उन्होंने बनाई है, इसीलिए हम इस पे साइन नहीं करेंगे, और हमेशा से इसने इसका विरोध किया। ठीक है, हालांकि भारत ये जरूर कहता है कि हमें अपने हथियारों को कम करना चाहिए, लेकिन वो इन संधियों पे हस्ताक्षर करने के लिए कतई राजी नहीं है। ठीक है, तो ये बातें आ जाती हैं। तो आप सभी को समझ में आ गया ना कि भारत की जो परमाणु नीति है आखिर ये कैसे विकसित हुई, भारत एक सफल परमाणु परीक्षण देश कैसे बना, पाकिस्तान की क्या बात है। ओके, चलिए, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहां से देख सकते हैं कि इंडिया इज अ सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्टिंग कंट्री, डिस्क्राइब इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। तो इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो क्या रही है उसे हमें बताना है। ठीक है, तो सारे के सारे पॉइंट्स आप यहां से इजीली रीड आउट कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए। ओके बच्चों, चलिए, अब जो अगला क्वेश्चन है वो भी इसी के संबंध में, जैसे मैंने आपको बताया था 4 नंबर में कुछ क्वेश्चन बनेगा कि भारत की हमारी जो परमाणु नीति है इसके मुख्य सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो मुख्य सिद्धांत के संबंध में बच्चों 4 मार्क्स का एक प्रश्न बनता है, और कई बार ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ जाता है। ठीक है ना, ध्यान से समझना होता क्या है। बेसिकली भारत की परमाणु जो नीति है इसके मुख्य सिद्धांत क्या है। सबसे पहला तो ये सिद्धांत है भाई कि भारत जो है इसने ये कहा है कि हम कभी भी जो ये परमाणु हथियार है, या फिर एक सेकेंड देखो आप दोबारा समझो यहां से, कि भारत की जो परमाणु नीति है इसका सबसे पहला मुख्य सिद्धांत ये है कि ये परमाणु नीति का उद्देश्य शांतिपूर्ण कार्यों के लिए करेंगे। ठीक है ना, शांतिपूर्ण कार्यों के लिए करेंगे। ओके, दूसरी बात कि भारत जो है वो अपनी सुरक्षा के लिए
और आवश्यकता के अनुसार ही परमाणु हथियारों का उपयोग करेगा। यानी कि जब इसे लगेगा कि दूसरी कंट्री हम पे हावी हो रही है और हम खत्म होने वाले हैं, तभी ही हम अपने ये जो परमाणु हथियार है इनका उपयोग करेंगे। और तीसरी चीज ये कही कि भारत कभी भी अपने परमाणु हथियार का उपयोग पहले नहीं करेगा। यानी कि अगर दूसरी कंट्री हम पे परमाणु हथियार नहीं उपयोग करेगी तो हम भी नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर गलती से एक परमाणु हथियार भारत की तरफ छोड़ा गया तो हम 10 छोड़ेंगे और कंट्री तबाह हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज कही भारत ने। और साथ ही चौथा ये है कि हथियारों को प्रयोग करने की शक्ति सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता में होगी। यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि यदि मैं आपको पाकिस्तान की बात बताऊं तो पाकिस्तान में हथियार कौन उपयोग करता है? सैनिक करती है। और उसकी सबसे बड़ी शक्ति किसके पास है? सैनिक कमांडर के पास में। लेकिन भारत के संबंध में क्या है कि जो हथियार है मेनली परमाणु हथियार, इसकी उपयोग की शक्ति किसके पास रहेगी? जो हमारी राजनीतिक सत्ता लाइक उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनके पास रहेगी, ठीक। पांचवा ये है कि भारत की जो विदेश नीति है ये हमेशा से भारत की जो विदेश नीति है इसके बारे में ये जितने भी राजनीतिक दल हैं ये थोड़े बहुत मतभेद हमेशा इसमें होते रहते हैं। लेकिन याद रखना, देखो भारत में चाहे आप 10 पार्टी की बात कर लो, 20 पार्टी की बात कर लो, ठीक है। लेकिन जब बात भारत की राष्ट्रीय एकता की आएगी, जब बात अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा सुरक्षा की आएगी, जब बात राष्ट्रीय हितों की आएगी, जब बात देश की एकता की, देश की शांति की, देश की सुरक्षा की बनाने की आएगी ना, तो वो छोटे छोटे मतभेदों को भूल जाते हैं और सिर्फ याद रहता है एक देश यानी कि अपना राष्ट्र यानी कि कंट्री यानी कि भारत, ठीक है। छोटे छोटे बहुत मतभेद होते हैं, डज नॉट मैटर जब बात होती है कंट्री के लेवल की, ठीक है ना। ओके, तो ये बात आ जाती है परमाणु नीति के संबंध में। और छठा ये है कि जब 1991 में शीत युद्ध समाप्त हुआ पूरी तरीके से, ठीक है। अच्छा, सभी बच्चे एक मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, लिखेंगे इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 और आंसर मुझे ये बताएंगे कि एक वो करेक्ट डेट क्या है जब यूएसएसआर का विघटन हुआ था, ठीक है ना। वो एक जो करेक्ट डेट है, ठीक है ना। हाँ, जो एक करेक्ट डेट है, एक सही दिनांक है, वो कौन सी है, ठीक है। हमें पता है 1991 में हुआ, लेकिन किस तारीख को किस महीने में हुआ था ये हमें बताना है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बताओ इसका आंसर सभी बच्चे। ओके, हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, देखो 1991 में जब शीत युद्ध की समाप्ति होती है उसके बाद में भारत की विदेश नीति के निर्माण में अमेरिका के द्वारा पोषित उदारीकरण और वैश्वीकरण को ध्यान में रखकर किया जाने वाला क्षेत्रीय सहयोग भी विशेष महत्व दिया गया और ये भी इसका एक सिद्धांत है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें जो आप यहाँ पे समझ सकते हो। देखो मेनली जब आप आंसर लिखोगे ना तो आपको जो ये 4 पॉइंट है ना ये तो आपको मेन लिखने ही लिखने हैं, ठीक है। 4 मेन पॉइंट लिखने ही है और एक आप ये वाला लिख देंगे तो और अच्छी बात है, ये भी लिख देंगे तो और अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहां से देख सकते हैं कि राइट द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। तो मेन प्रिंसिपल्स क्या है इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी की, वो आप यहां से इजीली रीड आउट कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब बारी आ जाती है एक 2 मार्क्स के क्वेश्चन की, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है, इसको पहले मैं सही करूं। हाँ देखो, क्वेश्चन ये है कि भारत के परमाणु परीक्षण के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों का वर्णन करो। यानी कि भारत जो था इसने परमाणु परीक्षण बेसिकली किन स्थितियों में किया था, ठीक है ना। यानी कि जब भारत परमाणु परीक्षण करने जा रहा था या करने वाला था तब उस समय भारत के लिए क्या स्थितियां रही थी, क्या समस्याएं रही थी, वो सारी चीजें यहाँ पे बता, ठीक है ना भाई। आइए समझते हैं बेसिक। तो भारत का जो परमाणु परीक्षण है ये कठिन परिस्थितियों में हुआ था। कैसे भाई? देखो भारत के, आप सभी को पता है भारत का जो पाकिस्तान का युद्ध था 1948 का, 1965, 71 और 99 का। इसी के साथ में भारत चाइना का जो 1962 का युद्ध हुआ, इससे भारत को यह जरूरत महसूस हुई कि यदि आज के टाइम पे भारत के पास में परमाणु हथियार होता तो ये जो युद्ध होते ना इसमें कुछ कमी जरूर आती, क्योंकि जो विपक्षी देश होता उसे ये भय बना रहता कि इसके पास भी परमाणु हथियार है, अगर हमने इसके ऊपर ज्यादा हमला किया तो ये कहीं उपयोग ना कर ले। तो इसीलिए इसकी जरूरत महसूस की गई कि भाई इंडिया के पास में भी होना चाहिए परमाणु, ठीक है। तो इसीलिए शुरुआत हो गई। तो बेसिकली और भी यहाँ पे कई मसले थे, जैसे कि 1973 में अरब इजराइल युद्ध से पूरे विश्व में तेल के लिए हाहाकार मच गया, ठीक है। 1973 में अरब इजराइल का युद्ध हो गया, इसकी वजह से तेल विश्व में क्या हुआ कि तेल के युद्ध का हाहाकार मच गया, ठीक है। क्योंकि यही ज्यादा थे तेल, अरब जो था, अरब जो था ये तेल का ज्यादा बड़ा उत्पादक है अरब कंट्रीज का, ठीक है ना। तो इसलिए देखा गया भाई युद्ध हो गया है तो ऐसे में हाहाकार मची गया इस बात को लेके कि तेल का दाम बढ़ता चला गया, ठीक है।
तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जब तेल के दामों में भारी वृद्धि हुई तो सिंपल सी बात है, इसकी वजह से भारत को और आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ गया था। ठीक है, अब जब समस्याएं आई इंटरनेशनल, जब ये बात होने लगी, ठीक है, तो सिंपल सी बात ये देखा गया कि भारत के पास में इंटरनेशनल जो करेंसी थी वो भी कमी हो गई, और इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भारत में अकाल पड़ा था 1960 के आसपास में, ठीक है ना, 767 में तो वो बात आती है हरित क्रांति की, वो बात नहीं करनी। 1960 के आसपास में, अरे चलो छोड़ो, इतना याद रखो कि 1960 के दशक में, ठीक है, मैं एक चीज आपको बताता हूं, जब भी आपको डेट कभी याद ना रहे ना और आपसे करेक्ट डेट ना पूछा जाए तो आप पता क्या कर सकते हो, उसका दशक लिख सकते हो। ठीक है, दशक लिख देना, 1960 का दशक हो गया, 1980 का दशक हो गया, इस तरीके से लिख सकते हो। ओके, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद रहेंगी। ओके, हाँ, तो मुद्रास्फीति का क्या मतलब है, स्फीति का मतलब ये होता है कमी होना, जैसे कि उस समय 1960 के दशक में क्या था कि भारत जो है, ठीक है, याद रखें, 1960 के दशक में भारत का ये जो रुपया था, ठीक है ना, ये इस रुपए की कीमत 1960 के दशक से पहले थी, 1 रुपए इज इक्वल टू 5, सॉरी, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे मैं रॉन्ग बता रहा हूँ। बेसिकली $1 इज इक्वल टू 5 रुपए, ठीक है ना, इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 रुपए। लेकिन इस 1960 के दशक के बाद में $1 इज इक्वल टू कितना हो गया था, 7 से 8 रुपया, ठीक है ना, 7 से 8 रुपया, 78 नहीं, 7 से 8, और आज के टाइम पे तो 81 82 भी चलता रहता है। ठीक है, अब ये हुआ तो भाई बाद में इंटरनेशनल ट्रेड की कमी होने लगी। इसी समय देशव्यापी रेड हड़ताल भी हुई, एक दो आपातकाल वाले जो कारण है वो भी आप लिख देंगे, युद्ध के नाम लिख देंगे। इसके बाद में जब भारत को ये लगा कि भाई अब कुछ भी रास्ता नहीं बचा है, हमें परमाणु हथियार चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर ये हमारे पास होगा कोई दूसरी कंट्री हमारे सामने आंख उठाकर भी नहीं देखेगी, और यही बात है जिसकी वजह से भारत ने अपना सफल परमाणु परीक्षण कर पाया था। ठीक है भाई, आगे समझ। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं यहां से समझ लेना कि डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस रिस्पांसिबल फॉर द इंडियाज न्यूक्लियर टेस्ट। तो क्या क्या है भाई वो आप यहाँ पे समझिए और देखिए और पढ़िए और समझिए। ठीक है क्या क्या बोलोगे समझिए। वेल कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, क्योंकि यहाँ पे हमने अपना आज का, एक सेकेंड, ओके, एक क्वेश्चन अभी हमारा बचा हुआ है। मैं शायद सोच रहा था कि टोटल 11 क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन अभी और है। ये तो ऐसा प्रश्न है भाई जिसमें से आपके 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, एक 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना, ध्यान से समझेंगे क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा ये है कि भारत के द्वारा गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाने के पीछे क्या मुख्य कारण थे, ठीक है, तथा इसके विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि हमें क्या बताना है, भारत ने गुट निरपेक्षता की जो नीति थी इसे आखिर क्यों अपनाया, ठीक है, और दूसरा ये आखिर इसका विकास कैसे हुआ, इस आंदोलन का, इस नीति का। तो लिखेंगे सबसे पहला आंसर हम गुट निरपेक्ष आंदोलन का विकास। तो बेसिकली देखो, गुट निरपेक्ष आंदोलन के विकास में सबसे पहले जो इसकी जो बात उठती है वो बांडुंग सम्मेलन में उठती है। ठीक है, बांडुंग सम्मेलन 1955 में हुआ था। 1955 के बांडुंग सम्मेलन में, ये बेसिकली कहां पे होता है, इंडोनेशिया के शहर में। तो इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में एफ्रो एशियाई सम्मेलन होता है, जिसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी। ये बेसिकली जितने भी अल्पविकसित देश थे, ठीक है, विकासशील देश थे, और वे जो बेसिकली किसी और कंट्री के उपनिवेशवाद में थे, ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि हमें तीसरे विकल्प के रूप में, है ना, एक नया जो मूवमेंट है वो लाना चाहिए। इसी को देखते हुए सितंबर 1961 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन के संबंध में प्रथम सम्मेलन बुलाया गया। ठीक है, और इसी में ये जो 61 था बेलग्रेड का प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसी में आंदोलन औपचारिक तौर पर प्रारंभ भी हो चुका था। तीसरा ये कि ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था, यह शीत युद्ध के दौरान जो देश थे उन सभी देशों के सामने एक तीसरे विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया। ठीक है ना, देखो ध्यान से समझो कि जब बांडुंग सम्मेलन होता है इंडोनेशिया के शहर में, एफ्रो एशिया सम्मेलन बेसिकली जिसे बोलते हैं, जिसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी। और ठीक इसी के 5 से 6 साल बाद 1961 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन हुआ और औपचारिक रूप से प्रारंभ हो गया। मेनली इसका उद्देश्य ये था कि शीत युद्ध के दौरान तीसरे विकल्प के रूप में विकसित होना, ताकि जो नव स्वतंत्र देश है वो इसमें शामिल हो, यानी कि यूएसए में शामिल होने की जरूरत उन्हें ना पड़े। और वर्तमान में यदि आप इसे देखेंगे तो तकरीबन 120 से ज्यादा सदस्य देश इसमें अभी भी शामिल है। और पांचवा ये कि 2016 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का 7वां सम्मेलन वेनेजुएला में होता है और 18वां सम्मेलन जून 2019 में अजरबैजान में हुआ था। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें यहाँ पे और आप इसे समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। बाकी
अब आखिर भारत ने इस गुट निरपेक्ष आंदोलन की नीति को अपनाया ही क्यों, ठीक है ना। तो अगर आपको याद हो तो भारत उन 5 शुरुआती देशों में से है जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देशों में शामिल है। और कौन से देश, कौन से नेता थे? जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। तो लिखेंगे कि भाई देखो, शीत युद्ध के दौरान 2 गुट थे, एक था यूएसए, ठीक है, और एक था यूएसएसआर, यानी कि एक पूंजीवाद और एक साम्यवाद, समाजवाद। तो ऐसे में पूंजीवाद और साम्यवाद था बेसिकली, अमेरिका पूंजीवाद और सोवियत संघ साम्यवाद। तो ऐसे में शीत युद्ध के दौरान दोनों गुटों से अलग रहकर विकास करने के लिए इस नीति को अपनाया गया। दूसरा ये, भारत आजाद जब हुआ था तो बहुत कठिन परिस्थिति में आजाद हुआ था, स्वतंत्रता मिली थी इसे, तो इसके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी अपनी संप्रभुता को बनाए रखना, और साथ ही भारत के तीव्र आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए भी यदि वो किसी गुट में शामिल हो जाता तो ऐसा नहीं कर पाता, इसीलिए गुट निरपेक्ष आंदोलन को अपनाया गया। तीसरा ये कि ये जितने भी उद्देश्य थे, एकता को बचाए रखना, ठीक है, आर्थिक विकास करना, सामाजिक विकास करना, इसके लिए गुट निरपेक्षता की नीति को भारत ने अपनी विदेश नीति के रूप में एक अंग के रूप में स्वीकार किया, ठीक है। और साथ ही इस नीति के द्वारा भारत जो है वो पूर्वी और पश्चिमी गुटों से, नाटो से, वार्सा से, इन सभी चीजों से दूर रहा। वहीं आवश्यकता पड़ने पर दोनों से मदद भी मांगी, सोवियत संघ से भी मदद ली थी और अमेरिका से भी मदद मांगी थी, ठीक है ना। ये सारी चीजें तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा अच्छे तरीके से कि आखिर गुट निरपेक्ष आंदोलन का विकास कैसे होता है और भारत ने आखिर इसे क्यों अपनाया था, ठीक है ना। ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के यहाँ से देख सकते हैं कि व्हाट वर द मेन रीजंस बिहाइंड द adoption of the policy of non alignment by India and comment briefly on its development, ठीक है। बेसिकली आखिर ये कैसे होता है तो उस संबंध में आप इन पॉइंट्स को पढ़ लीजिए, ठीक। और फिर भारत जो है अडॉप्शन ऑफ पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट बाय इंडिया, तो ये सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, आप इनको पढ़ लेना, ठीक है। तो अब आई होप आपको अच्छे तरीके से सारी की सारी चीजें समझ में आ चुकी। वेल, अब यहाँ पे आपको कांग्रेचुलेशन बोलना अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे हमने अपना जो चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है ना, भारत की विदेश नीति, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हमने समझ लिया, ठीक है। और जहां तक मुझे लगता है आप हर एक क्वेश्चन के आंसर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे बच्चों, ठीक है। तो देखिए आपने बेसिकली करना क्या है कि एक सेकेंड कुछ अच्छा सा एक कंटेंट निकाल के रख लेते हैं। हाँ देखिए, यदि आपको अभी तक की जो वीडियो वो समझ में आई हो, बेसिकली पूरा चैप्टर तो हमने कंप्लीट कर ही लिया है, आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो जितना हो सके आप उतना ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर लाइक करें। आप जितना ज्यादा लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा और मोटिवेशन बढ़ेगा ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए। और हाँ, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना ताकि वो भी इस वीडियो से जुड़ के इसका फायदा उठा सके और अपने एग्जाम की तैयारी कर सके। और जैसे कि मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था वो भी बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि यूएसएसआर का जो विघटन था वो एक कौन सी डेट थी, एग्जैक्ट डेट, मंथ एंड ईयर तो मैंने आपको बता दिया, डेट एंड मंथ बताना है आपको, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और फीडबैक भी अपना देता इस वीडियो के बारे में, इस चैप्टर के बारे में आपको समझ में आया नहीं। ओके वेल, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए और अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।